खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम to get compensation. औद्योगिक जो हमारा नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश में एनईईटी और जेईई को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसके अलावा कई राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगा रही हैं कि उनको जीएसटी का बकाया पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को साथ लाने की दिशा में बड़ी पहल की है और इस पहल में उन्हें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पूरा साथ मिला है। जहां कभी कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने से परहेज करने वाली ममता बनर्जी के तेवर आज नरम दिखाई दिए। जीएसटी, एनईईटी और जेईई को लेकर बैठक में ममता बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया और कहा कि आज राजीव गांधी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की नीतियों से ज्यादातर लोग नाराज हैं। औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम To get compensation. औद्योगिक जो हमारा तो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी ने दो मुद्दों पर बात की, एक जीएसटी और दूसरा जेईई और एनईईटी परीक्षा। सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार रखे और विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात उठाई। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। लगता है बाकी सब लोग मूर्ख हैं, वही एक समझदार है। तो आप लोग प्रपोजल नहीं देगा तो स्टेट जंगल से मेलघाट जो टाइगर To get compensation. औद्योगिक जो हमारा उत्पादक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा को लेकर एक वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सभी नेताओं ने जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। हमें सोच समझकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। लेकिन हम करे तो पाप और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता। My own state is down. My own revenues are down in GST by 38%. I don't have money. I don't have money to run. For Corona, I've got we have already spent nearly 500 crores. I don't have money. I don't have money sometimes to even think how I'm, I have to think sometimes how I'm going to pay my salaries. How am I going to pay the various compensations or the various commitments that the state has made? जीएसटी के अलावा छात्रों के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। जेईई नीट परीक्षा को लेकर कानूनी विकल्प से लेकर राष्ट्रपति से मिलकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। जी, अगर एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग स्टेट को मिलके रिव्यू कर सकता है तो क्या आप इसको मानेंगे? हाँ, मैं तो आपके साथ चलूंगा। We'll go to the Supreme Court.
में इसको तो रिव्यू पिटिशन तो हम कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं तो ऑल वी आर प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट वी All of कैन। us. मैंने तो रिक्वेस्ट किया ममता जी that all of us, all 6-7 of us who are sitting here, we should unitedly go to हाँ, the Supreme Court. दीदी सर, मुझे लगता है कि कोर्ट जाने से पहले एक बार पीएम के यहाँ चला जाए या प्रेसिडेंट के यहाँ चला जाए जॉइंटली, देन वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है ये स्टेप। इसके अलावा शिक्षा नीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। They have not consulted us. I don't think they've consulted any of my colleagues also. They have just gone and thrust education policy on us without us knowing what they're planning. जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के लिए बहुत ही घातक है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती, मान लो 30,000 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी, और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उसके स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर में करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो आदिवासी अंचल है वो बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी फिर ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है। बैठक में पर्यावरण कानून से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों के निजीकरण के मुद्दे पर भी बात हुई। साथ ही इन मुख्यमंत्रियों का यह भी इल्जाम था कि केंद्र सरकार राज्यों की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं देती और राज्य सरकारों को कमजोर करने की रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बिल्कुल आज पहली बार कांग्रेस और विपक्ष के कद्दावर नेता एक मंच पर आए और रणनीति तय की है और उस पर चर्चा भी की गई है। तो आज के मुद्दे में हम सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि क्यों नहीं मिल पा रहा राज्यों को उनका हक। सवाल ये भी है कि क्या राज्यों को कमजोर करने की साजिश हो रही है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्षी दलों के सीएम की बैठक के क्या मायने हैं, और इसके अलावा सवाल ये कि क्या कांग्रेस दे पाएगी विपक्षी दलों को नेतृत्व। तो आज रामबंद विपक्ष की रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान। यहाँ पर राधिका खेरा जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत स्वागत है राधिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम छाबड़ा भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और शरद कोहली जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक राजाराम जुड़ चुके हैं, जीएसटी एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वासिंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीएसटी पर हम चर्चा करेंगे और इस बैठक पर क्या कुछ हुआ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे सबसे पहले रुक करते हैं वासिंद जी का। वासिंद जी, आज सबसे खास बात इस बैठक में ये रही है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात खुलकर रखी है और ये भी कहा है कि क्या आगे की रणनीति बनानी चाहिए, चाहे वो जीएसटी के लिए हो या फिर बच्चों के भविष्य के लिए हो। लेकिन एक मत जो विपक्ष दिखा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आज की इस बैठक के पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। जहाँ तक रही इसके आर्थिक पहलू की और छात्रों के भविष्य की, तो वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंडिकेटर ये है कि आज के इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई, जो कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने से बच रही थी। दूसरी खास बात ये रही कि पूरे के पूरे गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर से इस बात पर अपनी एक नाराज़गी जताई है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्यों का ड्यू शेयर है वो नहीं दिया जा रहा है। राज्यों की तरफ से जो आवाज़ उठाई जाती है उसकी अनदेखी की जाती है और राज्यों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है और हमारे इस संवैधानिक ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच में उनके अधिकारों के बंटवारों को लेकर बहुत साफ साफ बातें कही गई थी। और जब नरेंद्र मोदी जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय वे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया करते थे और कांग्रेस के जो केंद्र में सरकार थी उसके तमाम फैसलों को मानने से इनकार कर देते थे, चाहे राइट टू एजुकेशन का मामला हो या जब पी चिदम्बरम ने आतंकवाद को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने की कोशिश की थी, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उसका विरोध किया था और कहा था कि राज्यों की जो अधिकार क्षेत्र है उसकी जो सीमा है उसमें अतिक्रमण होगा, इसलिए राज्यों को अपनी बात और अपने तरीके से काम करने की छूट होनी चाहिए। लेकिन अब संयोग से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं,
और 2014 के चुनाव में उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर कहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किए थे। लेकिन आज जिस तरह से सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय रखी है, उससे एक ही बात साफ होकर आ रही है हम सबके सामने कि कहीं न कहीं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। केंद्र सरकार अपने फैसले मनमाने तरीके से थोप रही है, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो या जीएसटी हो, और इसके चलते राज्यों की एक तरफ जहां आर्थिक हालत खराब हो रही है, वहीं उनको कामकाज करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी की तरफ से एक सुझाव दिया गया कि सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का सुझाव था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले हम सभी लोगों को ज्वाइंटली एक डेलीगेशन लेकर या तो प्रधानमंत्री के पास और नहीं तो राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, और जब वहाँ सुनवाई नहीं होती है तब आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अब निर्णय क्या होकर निकल के आएगा, अभी ऑफिशियल बयान ज्वाइंट जो जारी होगा वो आना बाकी है। लेकिन इससे एक बात तय है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार चल रही है और जिस तरीके से आर्थिक नीतियों को लेके राज्यों में घुटन और कुंठा बढ़ रही है, वो न तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है और न ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर राज्य पिछड़ते जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब रुक करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जीएसटी एक्सपर्ट भी हैं अभिषेक जी भी और शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगी। पहले अभिषेक जी, अगर ये जो राज्यों को जीएसटी का जो % मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये स्थिति आज से नहीं है कि अगर इसे जोड़ा जाए कोरोना के काल से, ये स्थितियाँ पिछले साल से हैं, क्योंकि पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, उस दौरान भी सारे जो मुख्यमंत्री थे जो राज्यों के, वो कह रहे थे कि उनको दिक्कत हो रही है और उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये स्थितियाँ क्या हैं और कितना फर्क पड़ता है कि अगर केंद्र से मदद नहीं मिलती है राज्यों को? तो देखिए, पहले तो जरा समझ लीजिए पैसा दिया कैसे जाता है। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट है 2017 का, जिसमें सरकार ने प्रॉमिस करा था कि जो भी आपका वैट और बाकी रेवेन्यूज है 2015-16 के, उसका 14% पर एनम बढ़ाकर हम आपको देंगे अगले 5 साल तक। तो ये सरकार का प्रॉमिस था और ये रिटर्न प्रॉमिस है, सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। और उस में लिखा हुआ था कि प्रोविजनली हर 2 महीने में पैसे देंगे और हर साल के एंड में जब सीएनएजी फाइनल कर देगा तो एडजस्टमेंट कर ली जाएगी फाइनल पेमेंट की। हालात ये आ गए कि सरकार ने ये प्रॉमिस कभी नहीं रखा, कभी पेमेंट टाइम पर नहीं करा, कभी भी नहीं करा। जब पिछले साल नवंबर दिसंबर में सारे एंटी बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हम इस पर केस फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पंजाब के सीएम और केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी। तब जाकर अप्रैल टू नवंबर का पैसा रिलीज करा गया, वो भी मीटिंग से 1 दिन पहले। और अभी भी जनवरी फरवरी अभी भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी का पैसा 4 जून को रिलीज हुआ। हर 2 महीने में पैसा देना चाहिए, यानी आज अगर हम अगस्त में बैठे हैं तो जुलाई तक का पैसा आ जाना चाहिए या मैक्सिमम जून तक का। लेकिन पैसा कहां तक आया? फरवरी तक का, वो भी अभी जून में आया है। तो जब स्टेट से आपने उनका टैक्स कलेक्शन का अधिकार छीन लिया, हर महीने आप डेटा तो देते हैं कि जी ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है, ये इतना, तो आपको सब कैलकुलेशन पता तो है। अखबार में ऐड तो आ जाता है कि 1 लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया, 84,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया, लेकिन स्टेट का पैसा क्यों नहीं दे रहे? स्टेट पैसा कहां से लाए? स्टेट तो आप पर निर्भर है। और पिछले साल इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि हम आपको पूरा कंपनसेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? इस पर तो प्रोमिसरी एस्टोपल लगता है कि आपने किसी चीज का प्रॉमिस करा है। दिस इज अ रिटन प्रॉमिस डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो बोल ही नहीं सकते, उनके पास पैसा हो या नहीं हो। बट दिस इज द लीगल राइट ऑफ स्टेट। दे वांट मनी बिकॉज यू हैव टेकन देयर राइट टू कलेक्ट मनी। मनी इज लाइंग विद यू। और कल जो मीटिंग होगी, कल ये कह रहे हैं कि हम ये डिसाइड करेंगे वेदर हाउ मच अमाउंट वी हैव टू बोरो टू पे यू। अरे साहब, आप उधार लेंगे, स्टेट को पैसा देंगे। ठीक है, ठीक है। उधार लेकर कौन पैसा देता है कंपनसेशन का?
ठीक है सर, और लौटेंगे उधार आपके अगर आप पास, ले चर्चा लेंगे को तो आगे वापस कौन बढ़ाएंगे। करेगा? ठीक है, स्टेट अभिषेक जी करेगी, इसका जवाब देते हैं सेंटर शिवम से। लौटते हैं क्योंकि ब्रेक लेना है, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिवम का रुख करते हैं। शिवम, जिस तरीके से बता रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले अभिषेक जी भी, और जो समस्या आ रही है, जो सभी मुख्यमंत्रियों ने रखी है कि उनका जो कलेक्शन है जीएसटी का वो तो दिया जाए, उनके पास अब मुसीबत है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ना काम चला पा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कहा कि उनके पास सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? पिछले पैनलिस्ट हमें बता रहे थे कि जीएसटी का कैसे ब्रेकअप होता है, सीजीएसटी होता है, जीएसटी होता है, लेकिन कलेक्शन का अधिकार क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जीएसटी लागू हुआ, पूरे देश भर वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ, तो उसका अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया, जिसका बाइफर्केशन जब जो स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, उसको बाइफर्क दिया जाता है। ये एक नॉमिनल, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कहीं कोई हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई हैम्परिंग नहीं किया सकती है। शायद कोहली जी भी इस पैनल डिस्कशन में मौजूद हैं और आई थिंक बेहतर तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो इस बात को बता पाएंगे। हमको एक चीज समझनी होगी कि इस प्रकार से जो पिछले महीनों के अंदर में रेवेन्यू का कलेक्शन रहा है, इस बात को किसी से कोई इससे छुपाई नहीं है कि किसी प्रकार से कलेक्शन कम रहा है और ऑब्वियसली जिस प्रकार की कैलामिटी इस देश के ऊपर में आ रही हैं, अब ये तो है नहीं कि स्टेट उस पर खर्चा कर रहा है, केंद्र सरकार खर्चा कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं समय का मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि कुछ समय के अंदर में देरी हो सकती है, हुई है, इसमें कहीं तो दे रहा है नहीं, लेकिन इसके अंदर में आप कल्पना करें कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि साहब उनका हक छीन रहे हैं। अरे साहब हक क्यों छीनेंगे? ये तो इतनी कॉमन सेंस है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रत्येक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जो भी ऑथराइज व्यक्ति होता है, जो भी ऑथराइज मंत्री होता है और प्रमुख रूप से फाइनेंस मिनिस्टर रहता है स्टेट का, तो जब होते हैं अपने अपने विषयों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखते हैं और उसी हिसाब से उसका निवारण भी किया जाता है। तो ये सब पॉलिटिकल एलिगेशन है। ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं मानेंगे शिवम, क्योंकि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर नतीजा निकल के आ रहा होता तो आज ये चुनाव आ रहे हैं दीपाली जी, तो इस प्रकार के क्योंकि काम तो किया नहीं पिछले 5 वर्षों में, तो अब जब काम नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उनके माइंडसेट में ये है कि साहब इसी बात को रोना रोक दीजिए कि साहब केंद्र सरकार से हमको पैसा नहीं आ रहा है। अभी अगर आप कहेंगे तो शो के बाद में दीपाली जी, आप विश्वास मानिए, आप ही के पेज पे, आपके चैनल पे यदि आप कहेंगे तो बाइज्जत आपको मैं उसका पूरा बैकअप दूंगा कि पिछले 2 महीने में 3 महीने में पैंडेमिक के दौरान भी केंद्र सरकार ने किस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से फंड एलोकेशन प्रत्येक स्टेट को कही है। अगर आप कहेंगे तो ब्रेकअप के तौर पे मैं आपको पूरी वो डॉक्यूमेंट भेज सकता हूं। चलिए राधिका जी यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि पूरा ब्रेकअप दिया गया है, साफ तौर से कह रहे हैं, फिर दिक्कत फिर किस बात की बैठक है? अब मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बाइज्जत ट्वीट करके पब्लिक में जानकारी दी, पब्लिक में जनहित में जारी करा कि साहब किस स्टेट को कितना पैसा आवंटित किया गया। अरे साहब काहे को रो रहे हैं पैसे के? यदि मंशा हो तो काम करने चाहिए। और मैंने कहा ना कि ये सब संभव है, काम कर रहे हैं यहाँ पर, आज से दिक्कत नहीं है शिवा, आज से दिक्कत नहीं है। ये पूरे दिसंबर पिछले साल से, पिछले 2 साल से आ रहे हैं। जो कलेक्शन होता है वो कम हो चुका है, 40% कलेक्शन कम हुआ था पूरे देश का। 2 साल पहले 40% कलेक्शन कम हुआ, तो अब तो कितना कम हो गया होगा। इस प्रकार की टीबी प्रॉब्लम रहती है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या ठीक है राधिका जी, ठीक है, आपका जवाब देंगी। राधिका जी भी है कांग्रेस से। राधिका जी, ये देखिए, इस देश की सबसे बड़ी जो विडंबना है, इस देश को सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है कि हमारे एक ऐसे प्रधान सेवक है, खुद को प्रधान सेवक कहने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास देश की जनता के दुखों के लिए, प्रदेशों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए समय नहीं है, लेकिन पीकॉक्स के साथ, मोर के साथ फोटो शूट कराने के लिए बहुत समय है। जिस दिन देश में सबसे ज्यादा कोविड की वजह से मौतें हुई, उस दिन प्रधानमंत्री जी एक वीडियो रिलीज करते हैं, फोटो शूट अपना, जिसमें वो मोरों को खाना खिला रहे हैं। तो आप देखिए कि सीरियसनेस क्या है इस देश के प्रधानमंत्री की। यहाँ पे मैक्सिमम आज तक की हाईएस्ट रेट थी मौतों की उस दिन। अब बात आती है जीएसटी कलेक्शन पे। हमने देखा है किस तरीके से जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करा जा रहा है, जैसे सौतेलापन होता है। क्योंकि किस बात की सजा आ रही हो? क्योंकि वहां के लोगों ने भाजपा को नहीं सुना, नफरत की राजनीति को नहीं सुना। अगर
देश में, किसी भी देश को, हम अपना घर भी होता है। राधिका जी, शिवम बोल रहे हैं, उनके पास पूरा डेटा है कि कितने फंड एलोकेट किए गए हैं, वो बाद में बता देंगे। डेटा इनके पास अगर डेटा है तो ये भी बताइए पीएम केयर्स फंड क्या होता है। पीएम को मना कर देता है, हम नहीं बताएंगे पीएम केयर्स फंड कहाँ यूज होता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि शिवम जी सच बोल रहे हैं और आपको संतुष्टि नहीं है, आप एक डेटा को झुठला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है, यदि आप कहेंगी तो मैं आपको भेज दूंगा। आपको समस्या देने की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री पे आरोप लगाने की, राधिका जी, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा करके इतना अच्छा आरोप लगा रही है। अरे देश हमारे लिए जूझ रहा है, आप लोग अपनी पार्टी के महामारी से जूझ रहे हैं, गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। चलिए ठीक है, मैं अब शरद जी का रुख करती हूँ। शरद जी बताएंगे, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड। शिवम जी 1 सेकंड, पूरा राधिका जी को बोलने दीजिए, फिर मुझे शरद जी के पास जाना है। बोलिए राधिका जी। जीएसटी का हमने देखा है, जब से कोविड की महामारी आई है, इस समय पे आपको हर राजनीति से ऊपर उठ के आपको हर प्रदेश की मदद करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, आप जाके ये कहेंगे घर घर में जाके कि आपने भाजपा को वोट नहीं दिया इसलिए हम उस प्रदेश के लिए काम नहीं करेंगे। इस चीज से आप कर रहे हैं, फिर आप बोले के बीच आपको मैंने कहा फैक्चुअल डेटा मैं आपके चैनल पे पेश करूंगा और राधिका जी से जवाब दूंगा। आप लोगों के इस व्यवहार की वजह से किसको तकलीफ हो रही है, उन मिलना चाहिए। जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसकी रकम क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर बात हो रही है। क्या राधिका जी, अब लौटूंगी मैं आपके पास। शरद जी आप बताइए स्थितियां क्या है, क्योंकि राज्य बार बार ये आज से नहीं कह रहा, पहले से कह रहा है, लगातार इससे जो राज्यों का जो विकास है वो रुक रहा है। आपको बेहतर पता होगा स्थितियां क्या है राज्यों को, अगर उनका परसेंटेज नहीं मिल पा रहा है तो। देखिए दीपाली, हमको इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि ये जो कॉम्पनसेशन है ये क्या चीज़ है। ये वो है जो कि आप लग्जरी गुड्स पे, सिन गुड्स पे 28% मैक्सिमम जीएसटी रेट होता है। उसके ऊपर जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, जब जीएसटी लाया गया था 1 जुलाई 2017 से, तो राज्यों ने यह एतराज किया था कि आप 18-19 टैक्सेस को बना के एक कर रहे हैं तो हमारा तो राजस्व चला जाएगा, आप इसके कलेक्शन की जिम्मेवारी अपने सिर पे ले रहे हैं तो हमारे सिर तो आ नहीं पाएगा। तो इस बात को लेके जीएसटी कई साल, आपको याद होगा, अटका रहा था। तो यह निर्णय हुआ कि अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे, यह निर्णय हुआ और ये सब सारे के सारे वित्त मंत्रियों ने माना कि भाई आप जो कॉम्पेंसेशन सेस कलेक्ट होगा उस सेस को हम आपको दे देंगे, आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, जो भी आपका राजस्व का लॉस होगा उसको कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। ये इसका बैकग्राउंड है। अब हुआ क्या कि क्योंकि ये पहले बजटेड एक्सपेंडिचर तो था नहीं, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, इसका ये भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था दीपाली कि ये एग्जैक्टली कितना अमाउंट होगा। हम देखें तो पिछले साल में 1,65,000 डिसबर्स हुआ है, उससे पिछले साल देखें 81,000 करोड़ हुआ है, उससे पिछले साल देखें 49,000 करोड़ हुआ है। तो इस अमाउंट का, क्योंकि ये बजटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, जब जीएसटी आया था तो ये भी नहीं पता था कि कितना जीएसटी कलेक्शन होगा। अब जाके जीएसटी का कुछ अंदाजा बैठा है कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो है हर महीने की इसकी कलेक्शन हो रही है। कोरोना काल को छोड़ दें तो कलेक्शन अच्छी चल रही थी, 1,10,000 करोड़ तक भी गई थी, कभी 90,000 करोड़। अब सवाल ये उठता है, मैं देखिए राजनीतिक तू मैं तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं। अपने राजनीतिक भाई और बहन से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बोले तो एक एक करके बोले, वरना जनतंत्र टीवी का किसी भी चैनल के दर्शक को कुछ समझ में नहीं आता है। अब हम इसको परिप्रेक्ष्य में लेके अब हालात क्या है। अब कोरोना काल में जब पूरी तरह से डिमांड खत्म हो गई, सामान बिकना बंद हो गया, उस समय जीएसटी की कलेक्शन लगभग 0 के आसपास आ गई। तो ऐसे में कॉम्पनसेशन मिलना तो मुश्किल था। पहली बात मैं एक और स्पष्ट करना चाहूंगा दीपाली यहां पर कि अभी हमारे बहन ने कहा कि ये नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के साथ भेदभाव क्यों जा रहा है। हकीकत यह है कि सभी राज्यों का जीएसटी अभी आउटस्टैंडिंग है, वो पे नहीं हुआ है, वो बकाया है। उसमें यह नहीं है कि गुजरात को दे दिया गया है या पंजाब को नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो बकाया है सभी राज्यों का है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो बैलेंस शीट है
वो कोरोना की वजह से बुरी तरह से हिल गई है। आप देखिए, बार बार एक मुद्दा आया जब आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया कि भाई सीधा लोगों की जेबों में पैसा क्यों नहीं डाला गया। उसका मुख्यतः कारण यह था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, हम यूनाइटेड किंगडम नहीं है, हमारा देश एक विकसित देश नहीं है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम सबके खातों में सीधा सीधा पूरे देश के खातों में पैसे डालें। इस वजह से धन की कमी की वजह से यह समस्या आई। परंतु ये कहने के बाद दीपाली मुझे बात पूरी करने दीजिए। राज्यों की बात ये ठीक है, मुझे पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो देखिए, जब आपने एक एक्ट पास किया हुआ है और जो आपके जीएसटी के सलाहकार हैं अभिषेक जी, वो भी काफी उत्तेजित हो रहे थे और बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब वादा किया हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत हर 2 महीने बाद कॉम्पेंसेशन आना चाहिए। पर मैं समझता हूं राज्यों को भी ये समझना चाहिए कि जब लौटूंगी मैं आपके पास में, जो मेरे पास वक्त अब ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन सवाल यही है कि जब स्टेट को मिल रहा है, स्टेट को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सेंट्रल को मिल रहा है ये जो टैक्स कलेक्शन, तो फिर स्टेट को जो वादा किया है वो क्यों नहीं कर पा रहे? और सिर्फ ये वही बात है कि जो यहाँ पर बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं वो लोग बोल जरूर नहीं पा रहे, लेकिन नुकसान वो भी झेल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर लामबंद है, लेकिन ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, पहले का मुद्दा है। भले ही इस वक्त स्थितियां ऐसी हो गई हों, इस वजह से स्थितियां और बिगड़ती जा रही है क्योंकि विकास रुका हुआ है, बाकी काम भी रुके हुए हैं, ये कहना है जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका। लेकिन यहाँ पर गैर जो बीजेपी शासित राज्यों वाले नहीं, बल्कि बीजेपी जहाँ पर इस वक्त जिसकी सरकार है वो भी परेशान है। ये बात अलग है कि सामने नहीं आ पा रही है बातें। वासन जी, यहाँ पर जीएसटी की अगर बात हो रही है तो इससे पहले भी जीएसटी को लेकर लगातार सरकार को घेरते आ रहे हैं कि जीएसटी की वजह से ही अर्थव्यवस्था की हालत यहां तक आ गई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दों को उठाती आई है। क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया गया था ये वाकई एक बिना सोचा समझा कदम था, जिसका नहीं पता था कि आगे चल के क्या रिजल्ट रह सकता है? दीपाली, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 वर्षों में तमाम ऐसे निर्णय लिए गए जो कि बगैर किसी गंभीर मंथन और बगैर किसी उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का आकलन किए महज एक इवेंट बनाने के मकसद से ले लिए गए। वो चाहे जीएसटी हो और या नोटबंदी हो या इस तरह के तमाम फैसले जो जल्दीबाजी में लिए गए, उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर इतना नेगेटिव पड़ा है जिसको संभालना अब मुश्किल हो रहा है, खुद मौजूदा सरकार के लिए और सत्तारूढ़ दल के लिए। जीएसटी को लेके पिछले लगभग 2 दशक से मंथन चल रहा था देश में, और देश की जो कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको देखते हुए जो भी सरकारें रहीं केंद्र में, उन्होंने कभी जल्दीबाजी नहीं दिखाया। उन्होंने कोशिश किया कि एक कंसेंसस बना के ही इस कानून को लागू किया जाए। लेकिन जब मौजूदा सत्तारूढ़ दल की सरकार बनी तो उन्होंने इसको एक इवेंट बनाने के मकसद से रात के 12 बजे 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया और उसको लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद हर 3 महीने पर उसमें तमाम संशोधन किए गए और जितने तरह के स्लैब्स और लेयर बनाए गए थे टैक्सेशंस का, उसको लगातार बदलने की आवश्यकता महसूस होने लगी। नतीजा ये हुआ कि जब लागू हुआ है तब से लेके ही देश की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के चलते कई वर्षों तक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। और दूसरी तरफ जो कमिटमेंट केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया था जीएसटी लागू करने के बाद, वह कमिटमेंट भी पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच कोरोना महामारी आ गई देश में, तो एक तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही बुरी तरह से लचर थी, बर्बादी की स्थिति में थी नोटबंदी और जीएसटी के चलते, और दूसरा कोरोना महामारी ने उसको और ज़्यादा दयनीय बनाने में अहम भूमिका निभा दी। अब आज नतीजा ये है कि केंद्र सरकार भले ही सार्वजनिक तौर पर चाहे वो गैर बीजेपी सरकारें हों या बीजेपी सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों की बातों को खारिज करे अपना उनके शेयर को लेके कि जीएसटी का शेयर उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि देश के लगभग सभी राज्य जीएसटी के शेयर न मिलने के वजह से बुरी तरह से
आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, यहाँ पर जो आर्थिक संकट से तो गुजर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति भी ऐसी है, सब जान रहे हैं, देश जान रहा है इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास भी क्या ऑप्शन है, क्योंकि स्थितियां ऐसी थी जो फंड एलोकेट किया गया बीच में पैंडेमिक को देखते हुए, उसके बाद क्या स्थिति है केंद्र की कि वो राज्यों को भी इस तरीके से अब जीएसटी को लेकर भी अब मदद करे? अभिषेक जी, तो अभिषेक जी का रुक नहीं बातचीत हो पा रही है। एक बार शरद जी, आपका क्या कहना है, क्या इस स्थिति में है केंद्र सरकार अभी? देखिए, जो रिजर्व बैंक एक लिमिट देता है, विड्रॉल लिमिट देता है हर राज्य को, और रिजर्व बैंक अभी रिजर्व बैंक ने जब लॉकडाउन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, उन्होंने ये बात बोली कि राज्यों ने अपना जो बोरोइंग का कोटा है उसको यूज नहीं किया और बहुत सस्ते दरों पे रिजर्व बैंक को लोन देता है। तो मैं समझता हूं कि कल की जो जीएसटी मीटिंग है दीपाली, मुझे जानकारी है कि कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मेन मुद्दा यही डिस्कस होने वाला है, और राज्य ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो उधार लेके हमको दे। केंद्र ये कह रहा है कि आप सीधा उधार रिजर्व बैंक से ले सकते हैं आप चाहें तो मुझे लग रहा है ऐसी हालात में यही एक विकल्प निकल के आता है, बजाय इसके कि राज्यों की तनख्वाहें रुक जाएं, उनके काम रुक जाएं और उनको और विकास के कार्यों में बाधा आए। उससे मैं राज्यों को यह सलाह है, मेरी एक अर्थशास्त्री होने के नाते, कि रिजर्व बैंक में जो उनका बोरोइंग का कोटा है उस कोटे को वो इस्तेमाल करें फिलहाल। परंतु ये बात कहने में मैं साथ में जोड़ूंगा कि केंद्र अपनी जिम्मेवारी से ज्यादा दिन तक और बार बार इसमें डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक लॉ है और जब लॉ बनाया गया है तो केंद्र को उसका पालन करना ही चाहिए। शरद जी, ये कहाँ का न्याय है कि एक आप कमिटमेंट करते हैं और बाद में जब जवाबदेही की बात आती है तो आप राज्यों पर डाल देते हैं। चाहे कोविड-19 से लड़ने का मामला हो, देश में भूखमरी से लड़ने का मामला हो, जब भी कोई जवाबदेही की बात आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की बात आती है तो आप राज्यों के ऊपर डाल देते हैं और फैसले आप लेने के पहले राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं हैं। ये कहाँ का न्याय है? राज्य क्यों बारो करे, केंद्र क्यों नहीं बारो कर रहा है? केंद्र ने कमिटमेंट दिया था, केंद्र अगर उस कमिटमेंट को नहीं पूरा कर पा रहा है तो केंद्र की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि वो केंद्र सरकार आरबीआई से बारो करके राज्यों को दे, जिससे कि राज्यों का विकास न रुके, राज्य अपने जनता का शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, बिजली पानी सड़क मुहैया करा सकें। ये कहाँ का न्याय है? वासेंद्र जी, क्योंकि ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। विकल्प पूछा था, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो विकल्प के रूप में नहीं, विकल्प का इस्तेमाल केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? केंद्र अपनी जिम्मेवारी से पीछे। ठीक है शिवम, इसका जवाब आऊंगे। अभिषेक जी एक सेकंड, जरा शिवम से जवाब ले लेते हैं। केंद्र अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकता है। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो आज की बात, देखिए मैं ये कह रहा था कि ये तो आज की बात हो गई। 1 फरवरी को बजट स्पीच में मैडम ने बोला था कि जितना पेंडिंग है मैं 2 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। हाँ। 2 इंस्टॉलमेंट कहां है? ये बार बार सरकार सिर्फ झूठे आश्वासन देती है जीएसटी में, और ये स्टेट के साथ नहीं। इन्होंने कल एक सेक्शन 50 में जो कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आएंगे, इंटरेस्ट नेट पर कैलकुलेट होगा, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आए, नोटिफिकेशन 63/20/20 कहकर कल। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, जबकि 31 जीएसटी काउंसिल मीटिंग और 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होगी। ऐसे ही बजट स्पीच में जब मैडम ने बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल जाएगा, तो पैसा क्यों नहीं मिला? ये जो पेंडिंग पैसा था, ये पेंडिंग पैसा क्यों रखा जाता है? देखिए, जो ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करते हैं या जो बड़ी स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आती है, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट साथ में चलते नहीं है, बोलते नहीं है। लेकिन जब आपने एक अधिकार ले लिया और आपने मेरे को लिख कर दिया कि मैं जिम्मेदार हूं आपके नुकसान को पेमेंट करने के लिए,
तो फिर आज स्टेट बोरो क्यों करें? ये बोरोइंग तो सेंटर को करनी चाहिए। ठीक है शिवम, स्टेट क्यों बोरो करे? ठीक है अभिषेक जी, शिवम क्यों स्टेट बोरो करे? शिवम जवाब दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं बता सकता कि सब स्टेट क्यों बोरो करे और सेंटर क्यों बोरो ना करे। मैं केवल आरोप जो वासिंदर जी कह रहे थे कि साहब भुखमरी हो रही है, तो मुझे भी बताइए कहाँ भुखमरी हो रही है सर। आपने तो सीधा आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पर। आपका ठीक है, ये मत हो सकता है जीएसटी कहीं ना कहीं, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर में जब सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। शिवम जी, आरबीआई की कल जो रिपोर्ट आई है, आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि देश की आर्थिक हालत क्या है। मैं समझ रहा हूँ सर, आर्थिक हालत की बात भी मैं बता रहा हूँ। देश की 5 और किस तरह से भुखमरी होती है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी मोदी जी के नेतृत्व। शिवम जी, अगर मुझे आपसे पैसा लेना और आप कहें मैं पैसा नहीं दे सकता, बैंक से जाकर लोन ले लो, तो सही बात है। मैंने आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा पर किसी प्रकार का किसी को शक होना नहीं चाहिए। रीजन बीइंग की जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके आधिकारिक मंत्री जो भी व्यक्ति है जिसको दिखता है, वो उस बैठक के अंदर मौजूद होता है। जब जीएसटी का गठन किया गया था, शिवम जी, तभी सभी प्रदेशों की सहमति से लेके आया गया था। शिवम जी, आप जो बात बता रहे हैं, मीटिंग में प्रेस रिलीज जो बोली गई थी 63/2020 गलत लेकर आए नहीं आए। सर आपने ये कह दिया, आपने बड़े साथी से कह दिया कि साहब इवेंट क्रिएशन में लगी रहती है। अरे भाई, देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, आपको किस बात की आपत्ति है? और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई, सभी प्रदेशों की सरकारों की सहमति थी, तब जीएसटी जो है पास हुआ, तब जाकर के इस देश के अंदर जीएसटी लागू किया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, मेरा 2 सवाल है आपसे शिवम जी। वन नेशन वन टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स है, एसजीएसटी सीजीएसटी सवाल कर रहे हैं। एक सेकंड आप बोलिएगा, 1 मिनट। एक स्टेट का सीजीएसटी दूसरे स्टेट का सीजीएसटी एडजस्ट कर सकते हो। ये सही है कि उसमें कुछ देरी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी, अगर मेरी जानकारी ठीक है, तभी शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बकायदा एक डायरेक्टिव भी इशू किया है कि कुछ कंफ्यूजन है और टेक्निकल रीजन के कारण इसकी डिलेड पेमेंट है, इसकी चिंता वो कर रहे हैं। वो क्या है क्या नहीं है, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। शिवम जी, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नहीं मार्च का पैसा, लेकिन मैं आपको केवल इस बात का आपको मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रदेश का हक रखने की ना ही कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की है, ना ही कभी होगी। हमारे को भी इस बात की जानकारी है कि अगर प्रदेश प्रगति करेंगे तो ही देश प्रगति कर पाएगा, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं है। और हम डिस्बर्समेंट बार आपसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट शिवम, आपसे वासिन जी सवाल कर रहे हैं। 1 सेकंड, ठीक है, आपकी बात सुन ली, जरा सवाल भी सुन लीजिए। 1 सेकंड, आपकी बात सुन ली, अब जरा सवाल भी सुन लीजिए। शिवम जी, आपसे मेरा बहुत छोटा सा 2 सवाल है, और हम चाहेंगे कि इसका आप टू द पॉइंट आंसर दे दीजिए, बजाय कि उसको पॉलिटिकल उसमें चाशनी में लपेटने के। पहला सवाल तो ये है, जो अभी अभिषेक जी बोल रहे थे कि कल एक आनन फानन में अमेंडमेंट जारी कर दिया गया, और वह अमेंडमेंट उस कमिटमेंट को वायलेट करता है जो कमिटमेंट देश की राज्य सरकारों के साथ केंद्र ने किया था जब जीएसटी लागू किया गया था। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे मेरे सवाल को। वो कमिटमेंट के आधार पर ही राज्यों ने केंद्र सरकार को मैंडेट दिया था और समर्थन दिया था कि ठीक है, आप जीएसटी लागू कर दीजिए और हम लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको आप पूरा करिएगा। अब बजाय कि ये कहने के पब्लिक डोमेन में आके कि मेरी मजबूरी है इसलिए हम उस पेमेंट को नहीं कर पा रहे हैं, और ये पार्टी लाइन पर नहीं है, ये सभी राज्य सरकारों के साथ वादा खिलाफी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो या गैर बीजेपी की सरकार हो। तो बजाय कि ये कहने के कि हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मेरी कुछ मजबूरी है, लेकिन आने वाले वक्त में हम पूरा कर देंगे, और तब तक कोई एक अल्टरनेटिव सलूशन केंद्र सरकार लेकर आती राज्यों के सामने, वह ना करके आपने यूनिलेटरली एक अमेंडमेंट जारी कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आपने जो कमिटमेंट किया उस दूसरा सवाल, आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप सरकार को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? सरकार को डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है सर।
तो लेकिन फाइनेंस जिस मिनिस्ट्री technical सरकार point से पे आप अलग उससे है। जवाब चाह रहे हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता से बुला लीजिए, उनसे जवाब ले लीजिए। शिवम जी, मैं केवल आपको एक बात ये कह रहा हूँ सर, सुनिए मेरी जिस बात amendment की आप सुनिए चर्चा कर रहे हैं। शिवम जी मेरी बात सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। एक तो एक हम लोग अपने चैनल में वो चिखम चिल्ला वाला डिबेट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर जो मेरा पैनलिस्ट है वो मेरे लिए सम्मानित है और वो अपनी बात पूरा वक्त से कहे, उसमें कोई बीच में इंटरफियर ना करे। हम लोग भी नहीं करते। तो आपको पूरा हम लोग वक्त देते हैं जैसे सभी पैनलिस्ट को देते हैं। आप अपनी बात आराम से कहिए। आपने जो जवाब दिया उसी में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सरकार को हम डिफेंड करेंगे। क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकार से अलग है? हम चर्चा तो फाइनेंस पर कर रहे हैं ना। और जो अभिषेक जी ने फैक्ट्स रखा है हमारे आपके सबके सामने, हमारे सभी दर्शकों के सामने, आप उस फैक्ट्स का जवाब दीजिए ना जो अभिषेक जी ने रखा है। क्या देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो गया है? आप दिल्ली नोएडा कभी आते जाते हैं? नोएडा में क्या टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है? 1 नेशन 1 टैक्स हो गया है देश में। तो इवेंट नहीं था तो क्या था? ऐसी क्या जरूरत थी कि रात में 12 बजे ड्रम पीटने की? चलिए इस पे राधिका जी का भी जरा सा सवाल। नहीं गलत बात है भाई। आपने दीपाली जी वासिन जी को समय दिया, मुझको तो समय दीजिए। हाँ बोलिए ना, जवाब तो दे दूँ ना। और फिर अभिषेक जी बात करेंगे आपसे। आप केवल आपके बाद अभिषेक जी बात पूछ लीजिए। हाँ सर मेरा केवल इसमें मानना ये है कि मैं किसी की बात को काटने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं केवल आपने मुझसे प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ अगर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई व्यक्ति अपशब्द बोलेगा तो निश्चित रूप से मुझे उसको इंटरजेक्ट करने का पूरा अधिकार है। नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोल रहा है। मैं सरकार को डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सत्तारूढ़ पार्टी का पैनलिस्ट हूँ और उसको डिफेंड करने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने सरकार की मंशा को आपको बता दिया कि सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है, केंद्र की मंशा वो बिल्कुल भी नहीं है कि प्रदेशों की किसी प्रकार से भी कोई माना की जाए। उनका जो शेयर है बाइज्जत उनको मिलना चाहिए और मिल रहा है, लगातार उसको दिया जा रहा है। अगर आप कहेंगे तो इस शो के बाद में मैं आपको बाइज्जत आप कहेंगे तो फैक्चुअल तौर पे मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी भेज दूंगा, वो आपको उसका एलोकेशन भी भेज दूंगा। साहब किस नहीं शिवम जी, आप यहीं बता देते तो अच्छा होता। अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। हम चाहते थे पब्लिक डोमेन में भेजूंगा सर, अलग से भेजने की बात नहीं, कोई प्राइवेट टॉक नहीं कर रहा मैं आपको। हाँ तो आप अभी बता दीजिए ना, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आपके चैनल पे आपको दे दूंगा, यदि मेरा निवेदन समझेंगे तो उसको दिखाइएगा जरूर कि मैंने इसको आपको भेजा। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यदि टेक्निकल बात पे करना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात का जवाब दे पाएंगे कि साहब इसमें क्यों डिले हो रहा है। मैंने आपको एक डायरेक्टिव आया है, उन्होंने ये बात कही कि कुछ टेक्निकल डिले निश्चित रूप से हुआ है, इसकी पूर्ति की जाएगी। नहीं शिवम जी, आपने दो बात कही। शिवम जी आपने एक पॉइंट रेज किया है। इस बात में मेरा कि जब आप कह रहे हैं कि हमने इवेंट क्रिएट किया तो इवेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी और करना है नहीं करना है केंद्र सरकार का पहली बार प्रेरोगेटिव है। दूसरी बात, इसको इवेंट को आप इस प्रकार से मत लीजिए कि किसी के निजी फायदे से दिया है। देश हित के अंदर में जो भी काम किया जाना चाहिए वो किया जाता है, उसके लिए इवेंट भी क्रिएट करना पड़े तो वो भी सरकार करती है। क्योंकि देश के अंदर में ऐतिहासिक इकोनॉमिक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। पहली बार देश के अंदर जीएसटी लागू किया जा रहा था जो इतने वर्षों से नहीं किया गया था। ऐसा एक ऐतिहासिक विषय था, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अब आपने तो केवल उसको सारा खत्म कर दिया सर। एक बात में कह नहीं, हम अपनी बात कहें, ड्रामेबाजी थी, आपने कह दिया कि शिवम जी हम अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, ये अच्छी बात नहीं, हम अपनी बात कहें अगर आपकी इजाजत हो तो। पहली बात तो मेरी क्या सर, आपका शो है, आपकी इजाजत है, आप बोलिए। नहीं, आप हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, हम कोई भी बात करेंगे आप सबके भरोसे में लेके करेंगे। पहले बात तो ये कि हम लोगों को गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री है, और वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, खाली आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जो कुछ करते हैं अच्छा, तो हम सब लोग उससे गौरवान्वित होते हैं। लेकिन अगर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी और अगर प्रधानमंत्री जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारी आपकी सबकी एक सेंसिबल सिटीजन होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम उनको याद भी दिलाएं और उसकी एक रचनात्मक तरीके से, मर्यादित तरीके से उसकी आलोचना भी करें। ये हम लोगों का मकसद है, इसके पीछे कहीं कोई किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं है। दूसरी बात रही अभिषेक जी से, हम चाहेंगे कि वो एक बार फिर
जो वो बोल रहे थे थोड़ा सरल भाषा में बताएं, जो कि हमारे दर्शक भी समझ लें, और उसके बाद आप सब अगर अपना कोई उस पर इनपुट देना चाहें तो आप दे दीजिए। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए जो अभिषेक कह रहे हैं। वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी संक्षेप में बताइएगा। बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। देखिए, वन नेशन वन टैक्स जो सिर्फ कहा जाता है नहीं, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, एक स्टेट का सीजीएसटी दूसरी स्टेट के सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, तो इसलिए वन नेशन वन टैक्स गलत है। मल्टीपल ड्यू डेट्स हैं, मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स हैं, मल्टीपल बाइफरकेशंस है, इसलिए वन नेशन वन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, स्टेट्स को हर 2 महीने में कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा, जो कि गलत है। तीसरा, जीएसटी काउंसिल की जिसकी बार बार बात की जा रही है, उसकी 31 और 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, कल 41 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, उसमें जो प्रेस रिलीज में बात बोली गई उस बात को कल नोटिफिकेशन 63/2020 से वापस कर दिया गया। तो इस सरकार ने बाकी सबकी तो बात नहीं मानी, खुद जीएसटी काउंसिल की प्रेस रिलीज को भी नहीं माना। जो डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने 31 और 39 जीएसटी काउंसिल में लिया था वो भी नहीं मानती। तो ये सरकार एस्टॉपेल ऑफ प्रोमिसरी के अगेंस्ट जा रही है, जो ये प्रॉमिस कर रही है उससे पीछे हट जाती है। खुद वित्त मंत्री सीतारमण जी का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है अभिषेक जी, मेरे पास इंटरेस्ट समय कम है, लायबिलिटी के ऊपर इसलिए मैं बोलता आपको है और वो रोकूंगी। गलत है। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, मेरे पास समय कम है। और राधिका जी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैं आपके पास आ नहीं पाई, क्योंकि डिबेट इस तरह से चल रही थी कि पहुंच नहीं पाई मैं आपके पास। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब उम्मीद ये है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और अब राज्यों की जो मांग है उस पर भी ध्यान दें। अब जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम to get compensation. औद्योगिक जो हमारा खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.